नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स। सो अगर आपको पसंद है इकोनॉमिक आर्टिकल्स, फाइनेंशियल आर्टिकल्स, तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। मूडीज sees faster CY24 growth, CMI predicts low FY25 inflation। जो नए लोग हैं उनके लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है सब चीज़ें, बट इट्स वेरी सिंपल। मूडीज में बता दूं एक रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। एक आप कह सकते हैं कि एनालिस्ट है, एक रेटिंग एजेंसी है, काफ़ी फेमस है ग्लोबली। और इनका ये मानना है कि करंट ईयर 2024 ग्रोथ में, ठीक है, हम आउट परफॉर्म करेंगे। इंडिया की यहाँ पे बात चल रही है कि फास्टर रहेगा, ठीक है, जितना एक्सपेक्टेड था उससे। और CMI प्रेडिक्ट कर रहा है लो FY25 इन्फ्लेशन। फाइनेंशियल ईयर 2025 का जो इन्फ्लेशन रहेगा वो रहेगा कम, जो कि गुड न्यूज है हमारे लिए। और तो बैंकिंग ऑन पॉलिसी कंटिन्यूटी आफ्टर लोकसभा पोल्स। बैंक किस पे कर रहे हैं, ये किस पे बेट कर रहे हैं कि जो पॉलिसीज हैं वो ज्यों की त्यों रहेंगी, बिल्कुल सेम रहेंगी, चेंज नहीं होगी। इसका मतलब वही सरकार दोबारा आएगी तो पॉलिसीज वही रहेंगी, फोकस भी वही रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे। ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का कहना है मूडीज। तो उन्होंने रिवाइज किया हमारा ग्रोथ फोरकास्ट। उन्होंने कहा कि इंडियन इकोनॉमी का 6.8% का ग्रोथ फोरकास्ट है फ्रॉम 6.1% प्रोजेक्शन जो थी हमारी नवंबर में, उससे तो और बढ़ गया है। इनका जो ग्लोबल मैक्रो आउटलुक रिपोर्ट आया है मूडी का, उन्होंने कहा कि इंडिया शैल रिमेनिंग फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग द G20 नेशंस amid global and domestic optimism about countries showing on back of रॉबस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एंड इंफ्रा स्पेंडिंग। तो G20 जो कंट्रीज है, इकोनॉमीज है, उनमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडिया रहने वाला है, उनका ये कहना है। डोमेस्टिक ऑप्टिमिज्म है, डोमेस्टिक डिमांड बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बिल्कुल अच्छे से ग्रो कर रही है। यहाँ पे आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा खासा बूम है इस वक्त। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बिल्कुल पीक पे है इस टाइम पे। जितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं कंप्लीशन के बाद एक अलग ही हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे अनदर ब्राइट प्रोजेक्शन है इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI, इनका ये कहना है कि रिटेल इन्फ्लेशन होगा ईज 4.3% तक फ्रॉम 5.4%। तो ये एक और गुड न्यूज है हमारी इकोनॉमी के लिए। आते हैं अगले आर्टिकल पे। स्टार्टअप्स वांट एप्स रिस्टोर्ड ऑन गूगल प्ले, गवर्नमेंट एश्योर्स लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन टू डेवलपर्स टसल विद गूगल। इंडियन डेवलपर्स जिनके एप्स डी लिस्ट हो गए गूगल के प्ले स्टोर से, लास्ट वीक उन्होंने मीटिंग की सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल से और सस्टेनेबल एंड लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ढूंढने को कहा। क्योंकि यहाँ पे स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी जायंट गूगल, इनके बीच में चल रहे हैं, आप कह सकते हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स। और आज स्टार्टअप्स ने प्रेजेंट किया है कंसर्न्स रिगार्डिंग फ्यू पॉलिसीज ऑफ गूगल, और अश्योर किया गया उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT द्वारा कि ये गूगल से बातचीत करेंगे फॉर सस्टेनेबल एंड लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। राजीव चंद्रशेखर जी का ये कहना है, जो IT मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, ठीक है। और इन्होंने ये भी ऐड किया इसके साथ कि गवर्नमेंट वर्क करेगी टॉवर्ड्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर बिग एंड स्मॉल फर्म्स अलाइक। तो बड़े हो फर्म्स हो या छोटे फर्म्स हो, सबके लिए एक लेवल फील्ड रहेगा, ठीक है, सेम रूल्स रहेंगे, किसी को कोई एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए, गवर्नमेंट का ये कहना है। और एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाएगा जो कैटलाइज करेगा ग्रोथ को स्टार्टअप्स के लिए, मतलब कैटलिस्ट बनेगा एक वो। And it was day full of meetings for app developers. Many dashed to meet Union Minister of Communications. As many as 10 developer apps were removed from Google Play Store. करीब करीब 10 developer apps रिमूव हुए हैं, ठीक है, प्ले स्टोर से फ्राइडे को। और सोर्सेज ने कंफर्म किया कि एटलीस्ट 8 वापस आ चुके हैं। तो ओनली आउटकम जो ये होप कर रहे हैं कि हमारे एप्स रिस्टोर हो जाएं प्ले स्टोर पे एज दे वर ऑन फ्राइडे मॉर्निंग बिफोर डीलिस्टिंग। ऑल वी वांट फ्रॉम गूगल इज टू वेट अंटिल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। तो इनका कहना है कि गूगल को वेट करना चाहिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का। विनय सिंगल जी का ये कहना है, जो फाउंडर है और CEO है स्टेज के। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन द्वारा, जिसमें उन्होंने ये अपना पॉइंट रखा। तो डेवलपर्स ने कंसर्न एक्सप्रेस किया और गूगल्स आर्बिट्ररी रेवेन्यू शेयर, ठीक है। टेक मेजर ने कहा कि ये कर रहे थे, टेक मेजर का कहना है कि ये जो टेक मेजर गूगल है, जो बेसिकली ये ना अपना डोमिनेंट पोजीशन यूज कर रहा है। अब देखिए गूगल क्या है, ये इट इज अ मोनोपोली, राइट। आप कितने सर्च इंजन यूज कर रहे हैं, राइट, नहीं कर रहे हैं, तो ये एक मोनोपोली है। एंड ये मोनोपोली का फायदा
देखिए सिर्फ इंडिया में नहीं, आप देखिए पूरे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, हर एक कॉन्टिनेंट में गूगल की मोनोपोली आपको देखने को मिलेगी, और इंडिया में भी ऐसा है। तो इनका कहना है कि एक तो आर्बिटरी रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है। आर्बिटरी मतलब कोई लॉजिकल नहीं है, मतलब डेवलपर्स को भी समझ में नहीं आता कि क्या मॉडल है, किसके बेसिस पे रेवेन्यू शेयर मांग रहा है इनसे गूगल, ठीक है। दूसरा, इनका ये कहना है कि डोमिनेंट पोजीशन को यूज करता है जस्ट बिकॉज ये मोनोपोली है, और एक्सॉर्बिटेंट कमीशन ले लेता है 15 to 30% फॉर इट्स सर्विसेज। 15 से 30% का ये कमीशन लेता है। तो दूसरा, रेवेन्यू शेयरिंग आर्बिटरी और कमीशन बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा है। इनका कहना है कि वी ओनली पे 0.25% कमीशन ऑन थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे चार्जेस। तो पेमेंट गेटवे जो थर्ड पार्टी है वहां पे ये 0.25% पे करता है, ठीक है। और ज्यादातर कंपनीज 2% से ज्यादा पे ही नहीं करती, विच इज ऑन दी हायर साइड। लेकिन गूगल के अपने अलग रूल्स हैं। इनका कहना है गूगल उसके लिए 15 से 30% चार्ज कर रहा है, जो कि अनसस्टेनेबल है, बहुत ही ज्यादा है इन स्टार्टअप्स के लिए। गूगल की जो बिलिंग पॉलिसी है, डेवलपर का कहना है कि उसकी वजह से कंपनी को एक्सेस मिलता है हर एक ट्रांजैक्शन का जो उसके कस्टमर्स करते हैं, अलॉन्ग विद सेंसिटिव यूजर डेटा। उसके अलावा इनका ये भी कहना है गूगल हैव आस्क्ड फॉर ऑडिट राइट्स ऑन आवर बुक्स इन आवर ऑफिस। ऑडिट राइट्स भी मांग रखे हैं गूगल ने इनसे। तो इनके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं इसमें ये ऑडिट भी करते हैं, ठीक है। तो इनका ये कहना है कि दे कैन बेसिकली रेड आवर ऑफिस एट एनी पॉइंट एंड ऑडिट आवर बुक्स। तो बाय डूइंग दैट ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट इन्होंने क्रिएट कर लिया है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट से, जहां पे इन्हें प्रोवाइड करना होता है गूगल को ये सारा डेटा विदाउट कंसेंट ऑफ यूजर्स के कंसेंट के बिना सारे स्टार्टअप्स के प्रोवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे इनका कहना है कि इन्होंने एक इमीडिएट रेजोल्यूशन मांगा है और लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क भी माना है। अब देखिए आप कहेंगे कि यार ये लोग मान क्यों रहे हैं गूगल की बात, क्योंकि एज वी सेड गूगल इज अ मोनोपोली। आप कहाँ लिस्ट करेंगे ये बताइए। मोनोपोली का एक सबसे बड़ा डीमेरिट क्या है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको इनके पास ही जाना है। इवन दो ये आपको सही चीजें दे ना दे, जहां मोनोपोली हो जाती है कई बार वहां पे आप देखेंगे इनोवेशन खत्म होने लगता है, क्योंकि जब लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है तो लोग वहीं जाने वाले हैं, वहीं से सामान लेने वाले हैं, भले ही वो क्वालिटी अच्छी हो या ना हो। Nvidia peps Aramco to become world's third most valuable firm। Nvidia ने क्लेम किया एक दूसरा माइलस्टोन, ठीक है, यहाँ पे ओवरटेक कर दिया सऊदी अरामको को मार्केट वैल्यू में, और अब ये चिप मेकर बन गया है दुनिया की तीसरी सबसे वैल्यूएबल पब्लिक कंपनी आफ्टर एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। कंपनी ने एंड किया फ्राइडे सेशन विद $2.06 ट्रिलियन, क्लोजिंग अबव $2 ट्रिलियन मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम। सऊदी अरामको की वैल्यू मीनवाइल यहाँ पे आप देखेंगे डिप हुई है टू $2.03 ट्रिलियन अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग। एनवीडिया के शेयर्स स्काईरॉकेट हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि ब्लो आउट अर्निंग्स आई हैं, बहुत ही बढ़िया अर्निंग्स आई हैं, एकदम एक्सपेक्टेशंस को बीट करती हुई, एंड रीअफर्म किया वॉल स्ट्रीट्स ऑप्टिमिज्म ऑन पोटेंशियल फॉर एआई एंड रीशेप द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। कंपनी डोमिनेट करती है मार्केट फॉर ग्राफिक चिप्स में, जो डिजाइन होते हैं कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग टास्क के लिए, और जो एआई एप्लीकेशंस में बहुत ज्यादा डिमांड में रहने वाली है। तो दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो लोग एआई के लिए बुलिश थे, दे आर रियली बुलिश ऑन एनवीडिया। तो स्टॉक 66% बढ़ चुका है, एंड एडेड सम $834 बिलियन वैल्यू इन आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में। आई थिंक इट हैज बीन 1 year maybe. The stock rose as much as 1.8% free market trading. So this is not important for us. Like 1.8% is nothing. जब रिजल्ट वाले दिन ये 17% अप था एक दिन में। सऊदी अरामको आपको पता होगा, वैसे मैं बता दूं, सऊदी अरामको इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑयल कंपनी, आप इस तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। स्टेट कंपनी है ये, गवर्नमेंट की कंपनी है सऊदी अरेबिया की, एंड कहा जाता है कि पूरे सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी को ये फंड करती है, इतना ये पैसा जनरेट करते हैं इससे। और इनके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो सऊदी रॉयल फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो लोग हैं। Tata Motors to split CV/PV business into separate listed companies. The board of Tata Motors Limited, इन्होंने अप्रूव किया एक डीमर्जर। मर्ज करना किसी चीज को क्या होता है, जब आप इन दोनों को, ठीक है, ये दो एंटिटीज हैं, ठीक है, अब ये मिलके एक एंटिटी अगर बन जाए तो ये हो गई मर्ज। लेकिन अब इसी का उल्टा कर दीजिए, ठीक है, ये एंटिटी अब आप ले लीजिए कि एक ये मर्ज एंटिटी थी जिसमें दो एंटिटीज थी, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स, ठीक है, दोनों एक साथ चल रहे थे। क्या हुआ, अब हमने कहा कि हम इन दोनों को डीमर्ज कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। इससे फायदा क्या होगा, इससे देखिए दोनों का काम थोड़ा अलग ही है, राइट। एक कमर्शियल व्हीकल्स बना रही है, एक पैसेंजर व्हीकल्स बना रही है, तो अब दोनों ज्यादा फोकस्ड रहेंगे, ठीक है, अपने अपनी चीजों पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंप्रूव होगी अच्छी खासी। यहाँ पे देखिए वन एंटिटी विल हाउस कमर्शियल व्हीकल्स बिजनेस
and its related investments. Other encompass करेगी passenger vehicles, businesses including domestic passenger vehicles, electric vehicles, Jaguar, Land Rover और उनसे related investments. तो दोनों अलग काम है, तो इनके लिए अलग entities होना चाहिए. तो इंडस्ट्री और वॉचेस का कहना है, एनालिस्ट का कहना है कि ये सही समय था कंपनी के लिए कि उन्होंने सेग्रीगेट कर दिया पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को, ठीक है, और यहाँ पे अनलॉक हो पाएगी वैल्यू फॉर ईवी बिजनेस. तो they do not anticipate this move as a precursor to listing of JLR and EV businesses separately on at a later date. तो ये they don't anticipate कि ये एक बार अपने में जैगुआर लैंड रोवर को भी अलग से लिस्ट कर देंगे और ईवी बिजनेस को अलग से लिस्ट कर देंगे. तो यहाँ पे अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिला होगा आज टाटा मोटर्स के शेयर में. और आप देखिए टाटा मोटर्स का चार्ट मैं आपको बताता हूँ आज कैसा है. टाटा मोटर्स का चार्ट कुछ इस एक पिरामिड की तरह है. आज देखिए ऐसे ऊपर गया है और फिर ऐसे देखिए ऐसे ही नीचे भी आ रहा है. तो क्या होता है, क्योंकि लोग बाय कर लेते हैं न्यूज पे, ठीक है, जो लोग बाय द न्यूज करते हैं उनके साथ ऐसे ही होता है, वो ऐसे ही ट्रैप होते हैं. तो जब ये न्यूज आई तो लोगों ने यहाँ बाय करना शुरू कर दिया और 1000 के ऊपर काफी अच्छा गया, ठीक है, 106 के आसपास 1060 के आसपास गया टाटा मोटर्स. और उसके बाद जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 1020 के आसपास ट्रेड कर रहा है. तो अच्छा खासा यहाँ से नीचे भी आ गया है. क्यों? क्योंकि देखिए ये जो एक यूफोरिया क्रिएट हो गया ये इंट्राडे पे. तो कभी भी न्यूज देख के स्टॉक्स बाय नहीं करने चाहिए. दिस इज अ नो ब्रेनर, नेवर बाय एनीथिंग ऑन न्यूज. लेकिन जो इतने भी नए लोग होते हैं वो एक्चुअली ट्रेड ही न्यूज पे करते हैं. वो न्यूज देखते हैं कि आज कौन सा स्टॉक बढ़िया है, ठीक है. तो यहाँ पे इसीलिए काफी लोग फंस भी जाता है न्यूज पे. तो अनाउंसमेंट केम आफ्टर मार्केट आज TML स्टॉक, ये तो देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो दिस इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही था कि यहाँ पे एनालिस्ट और ब्रोकर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, फोकस बढ़िया होगा. दोनों थोड़े अनरिलेटेड से बिजनेसेस हैं, दोनों की वैल्यूएशन अब करना इजी होगा, राइट. अब वैल्यूएशन ईवी होगा. अब लेट्स से आप IT कंपनी और आपका चावल गेहूं और एग्रीकल्चर का भी बिजनेस है, अगर आप साथ में काम कर रहे हो तो मैं आपको कैसे वैल्यूएशन दूं. एक तरफ मैं IT का वैल्यूएशन कर रहा हूं, एक तरफ एग्रीकल्चर का वैल्यूएशन कर रहा हूं आपके. तो दोनों को अलग कर दिया जाए, डीमर्ज कर दिया जाए, वो बेटर है. तो ये काम ऑटोमोबाइल का ही है, लेकिन दोनों बहुत ही अलग चीजें थी. यहाँ पे EV है, लग्जरी कार्स हैं, दूसरी तरफ ट्रक्स हैं, राइट. दोनों की ग्रोथ बिल्कुल ही अलग है सेक्टर्स की, ठीक है. दोनों में अलग डिमांड है, अलग वैल्यूएशंस होते हैं दोनों सेक्टर्स के. सो अब ये और ज्यादा क्लियरली ये वैल्यूएशन इनकी हो पाएगी बेटर तरीके से, क्योंकि इन्होंने ये कर दिया है डीमर्ज. ग्रीन हाइड्रोजन एट अ क्रॉसरोड्स. आते हैं एक एडिटोरियल आर्टिकल पे. In the global journey towards all clean energy future, green hydrogen has emerged as one of the great hopes. अब जितनी भी all clean energy future के बारे में हम सोचते हैं तो green hydrogen it's a big hope, और इंडिया तो बैट करने के लिए बिल्कुल तैयार है इस पे, राइट. वी हैव अ पॉलिसी एज वेल स्पेशली इसके लिए. तो हाइड्रोजन विद इट्स हाई एनर्जी डेंसिटी कैन वर्क प्रीटी वेल इन एनी इंडस्ट्री. क्यों? हाई एनर्जी डेंसिटी होती है, ठीक है. तो इसका मतलब क्या हो गया डेंसिटी का मतलब? आप सोचिए कि बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेता हूँ, हो सकता है फैक्चुअली थोड़ा मूव भी कर जाए, बट हाई डेंसिटी का मतलब ये होता है कि एक डब्बे में, एक बैरल में आप ऑयल स्टोर करिए, ठीक है. आप यहाँ पे EV की बैटरी रखिए, ठीक है, ऐसे स्टोर करिए, और यहाँ पे आप हाइड्रोजन स्टोर करिए, हाइड्रोजन एनर्जी. तो ये इनसे कई ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएगा, ठीक है, ऐसे इस ऑर्डर में. तो बेसिकली इसका कहने का मतलब यही है. एंड आप अगर यहाँ पे देखें तो दैट कैन वर्क प्रीटी वेल इन एनी इंडस्ट्री. किसी भी इंडस्ट्री में ये काम कर सकता है जहां नेचुरल गैस यूज होता हो या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यूज होता हो, LPG यूज होता हो. मोरओवर इट प्रोड्यूसेस प्योर वाटर व्हेन बर्न्ड इंस्टेड ऑफ डर्टी कार्बन एमिशंस. तो ये तो प्योर वाटर हमें दे रहा है इंस्टेड ऑफ carbon emissions, and it can even be used to run cars provided one gets the technology and economics of hydrogen fuel cells. तो दो चीजें हैं, टेक्नोलॉजी, वी हैव क्रैक टेक्नोलॉजी है हमारे पास, लेकिन इकोनॉमिक्स इज इंपॉर्टेंट. हो सकता है आज मैं एक ऐसा फ्यूल बना दूं जो बिल्कुल क्लीन हो, जैसे कि है, बट वो इतना महंगा है कि आपको 1 किलोमीटर चलने में लग रहा है उसमें 500 रुपए. इट्स नॉट सस्टेनेबल. सो नाउ योर टास्क इज, नाउ इनोवेशन किस में चाहिए हमें? उसके इकोनॉमिक्स में. एंड हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशंस भी बनाने पड़ेंगे, राइट. सो देयर इज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड लॉट ऑफ इनोवेशन इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, जो कि अभी बाकी है. बेस्ट ऑफ ऑल, इट इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ, अनलाइक मेनी अदर एलिमेंट्स जो कि सिर्फ लिमिटेड जियोग्राफीज में है. हाइड्रोजन के साथ ये केस बिल्कुल नहीं है. तो ऑफ कोर्स इसके जो सारे आर्डेंट सपोर्टर्स हैं बहुत सारे, वो एडमिट करेंगे कि मच ऑफ द हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड है करेंटली ये ना तो ग्रीन है ना ही क्लीन है मोस्ट एस्पेक्ट्स में. यस, दो एंड प्रोडक्ट, ठीक है, बाय बर्निंग इट इज प्योर वाटर. एंड प्रोडक्ट धुआं नहीं निकल रहा, प्योर वाटर निकल रहा है. लेकिन अ लॉट ऑफ हाइड्रोजन टुडे इज एसेंशियली
ग्रे हाइड्रोजन, जिसे बनाया जाता है मीथेन से। नेचुरल गैस इज प्रिडोमिनेटली मेड ऑफ मीथेन। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टीम मीथेन रिफॉर्मेशन। अब यही इश्यू हम हाइड्रोजन के साथ नहीं बोल रहे हैं, यही इश्यू तो देखिए, अब इलेक्ट्रिक कार, क्या कोई धुआं निकल रहा है इलेक्ट्रिक की गाड़ी से? आवाज तक नहीं है, नॉइस पोल्यूशन नहीं है, लेकिन इंडिया में 70% से भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कोल से प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब और ज्यादा कोल चाहिए, क्योंकि अब गाड़ियां भी इलेक्ट्रिसिटी पे चलेंगी, तो और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी और ज्यादा हम कोल भी बर्न करेंगे, राइट। उसके बाद बैटरीज हमारी बन रही है। अब देखिए, बैटरी 5 साल में बेकार हो जाएगी। आज आपकी गाड़ी की लेट्स से कितना 200 किलोमीटर लेट्स से रेंज है, क्या अगले साल वही रहेगा? क्या 3 साल बाद भी रहेगा? 4 साल बाद भी वही रहेगा? नहीं, राइट, चेंज होता रहेगा। जैसे हमारे मोबाइल की बैटरी है, 2 साल 3 साल बाद कहाँ आपको सेम बैकअप मिलता है। तो यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि हम बैटरी को डिस्पोज कैसे करेंगे। बैटरी को जब जलाओगे आप, तो बहुत ही गंदा पोल्यूशन क्रिएट होता है इससे, बहुत ही ज्यादा बेकार, राइट। एंड दुनिया की जो टॉप कंट्रीज है इनोवेटिव इसमें, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, वहां पे भी मुश्किल से मुश्किल 1% बैटरी रिसाइकल हो रही है। तो हमें उसमें भी बैटरी, ईवी की भी बैटरी रिसाइकल करने में कोई अभी हमने कुछ कुछ हासिल किया नहीं है। पूरी टेक्नोलॉजी अभी बाकी है इसमें भी, कि कैसे बैटरीज को किया जाए, नहीं तो इनका पहाड़ बन जाएगा हमारे पास अगले 10 से 15 सालों में। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ भी सेम इश्यू देखा गया कि इसे बनाया जाता है इस प्रोसेस से, जिसे कहते हैं स्टीम मीथेन रिफॉर्मेशन। मीथेन इज अ हाइड्रोकार्बन एंड steam methane reformation process produces plenty of carbon dioxide. Sometimes carbon dioxide is captured and stored and the resultant hydrogen is labeled blue hydrogen. तो जब आप ग्रे हाइड्रोजन कौन सा हो गया? जहां पे हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, ठीक है, जब आप हाइड्रोजन को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, प्रोसेस कर रहे हैं। लेकिन जब आप उस कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लेते हैं, तो ग्रे से हम इसे बोलते हैं ब्लू हाइड्रोजन, कि भाई इसे भी हमने इसी प्रोसेस से बनाया है, स्टीम मेथेन रिफॉर्मेशन प्रोसेस से, लेकिन यहाँ पे इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड था ना, उसको हमने स्टोर कर लिया, तो ये थोड़ा ग्रीनर है, क्लीनर, अ बिट मोर एक्सपेंसिव गैस है, ठीक है। ब्लैक और ब्राउन हाइड्रोजन भी होता है, जो कि ब्लैक कोल और लिग्नाइट से बनाया जाता है, लेकिन जो डर्टी एमिशंस होते हैं प्रोसेस में, वो यूजलेस बना देते हैं, कि क्लीन एनर्जी है ही नहीं, राइट, सिर्फ नाम के लिए है। तो इसीलिए ज्यादातर हाइड्रोजन एडवोकेट्स अपने होप्स डाल रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन पे, ठीक है, जो कि स्केलेबल भी बन रहा है और लेस एक्सपेंसिव भी बन रहा है टेक्नोलॉजी की ग्रोथ के साथ। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाता है वाटर को स्प्लिट करके थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग सरप्लस क्लीन एनर्जी फ्रॉम सोलर एंड विंड एनर्जी प्लांट्स। बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए जा रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स में अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। टू मेनी पीपल इट विल बी फार मोर सिग्निफिकेंट देन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर एनर्जी प्लांट्स, जहां पे लार्ज क्वांटिटीज मतलब लार्ज क्वांटिटी में भी प्रोड्यूस होगा और इकोनॉमिकल भी रहेगा एज कंपेयर टू सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जापान, यूरोप, इंडिया, ये सारे बिग बेटर्स हैं। जापान तो मुझे लगता है स्टार्टिंग से आप देखिए, सबसे पहले हाइड्रोजन कार्स लाना शुरू कर दिया उसने, राइट। इवन दो इतनी डिमांड नहीं मिल रही है, फिर भी तो ये बेट कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन पे। इंडिया में बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इंक्लूडिंग गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, जिन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट का ऑलरेडी अनाउंसमेंट्स कर दिया है। ये गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप भी करेंगे। गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स दैट इट विल अलाउ इंडिया टू इवेंचुअली नॉट ओनली बिकम सेल्फ सफिशिएंट बट एक्सपोर्ट भी करने का प्लान है इंडिया का, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू ग्रीन हाइड्रोजन। ऑफ द 5 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन दैट इंडिया होप्स टू प्रोड्यूस बाय 2030, 70% हमने ईयरमार्क कर लिया एक्सपोर्ट के लिए। तो इंडिया फर्स्ट मूवर यहां बनना चाहता है एंड वी हैव बिग बिजनेसेस हैं जो इसमें इन्वेस्ट करने को तैयार है। देखिए, इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक छोटा बंदा ये बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पाएगा, क्योंकि कई साल तक आपके पास पैसे नहीं आएंगे, आपको बस पैसे लगाते रहने, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, राइट। और उसके बाद जब आएंगे, you'll have monopoly, you'll have really good amount of, यहाँ पे आप कह सकते हैं, कैश फ्लो, बट स्टार्टिंग में स्ट्रगल है एंड रिस्क भी है। बट ऑफ लेट ह्यूज व्हाइट हाइड्रोजन डिस्कवरीज आर मेकिंग वेव्स। अब व्हाइट हाइड्रोजन अब नए वेव्स क्रिएट कर रही है एंड कुड क्वेयर द ग्रीन हाइड्रोजन स्टोरी। कैसे? व्हाइट हाइड्रोजन इज नेचुरली अकरिंग जियोलॉजिक हाइड्रोजन फाउंड इन माइंस। ये माइंस में मिलता है और ये नेचुरली अकरिंग जियोलॉजिक हाइड्रोजन है। It has excited some people enough to label it as gold hydrogen. इसे गोल्ड हाइड्रोजन भी कहा जाता है। तो आज हमने कितने टाइप के हाइड्रोजन पढ़े हैं। We started from grey, black तो यूजलेस होता है, we learn, and थोड़ा सा क्लीन ब्लू हो जाता है, ठीक है। We are betting on green right now, इंडिया भी, but now we have found something called gold hydrogen, ठीक है, जिसे हम व्हाइट हाइड्रोजन बोलते हैं। एंड सो फार व्हाइट हाइड्रोजन रिजर्व्स मिले हैं यूएस में, रशिया में, माली में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में और बहुत सारी अलग जगहों पे। और इस डिस्कवरी ने एक फ्रेंजी सेट कर दिया है, राइट।
of prospecting similar to search of new sources of lithium. lithium के माइन मिलने के बराबर इसे माना जा रहा है. एंड कुछ एस्टिमेट्स ये कहते हैं कि टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ व्हाइट हाइड्रोजन ऑन अर्थ इज अराउंड 5 ट्रिलियन टन्स और मोर, इनफ टू सैटिस्फाई मोस्ट फ्यूल नीड्स फॉर डेकेड्स. दशकों तक दुनिया की हम फ्यूल नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, इतना हमारे पास रिजर्व है. तो ग्रेट थियोरेटिकल एडवांटेज व्हाइट हाइड्रोजन का ये है कि ये तक सस्ता है, लेस एनर्जी इंटेंसिव है, एक्सट्रैक्शन में ज्यादा कॉस्ट नहीं लगता इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ पैसा नहीं, एनर्जी, राइट. दिस पॉसिबिलिटी ऑफ रेजिंग मल्टीपल क्वेश्चंस अबाउट इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स. तो यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के लिए अब यहाँ पे सवाल खड़े होने शुरू हो जा रहे हैं. तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन नीड्स abundant supply of pure water, cheap renewable energy, while fresh water sources are the best. They are also scarce. राइट. ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के प्रोसेस में भी हमें काफी चीजें लगती हैं जो स्केर्स है. तो इसीलिए साइंटिस्ट और बिजनेसमैन अब ग्रेविटेट कर रहे हैं टू प्लांट्स अलोंग द कोस्ट ऑफ सीज और ओशंस. सलाइन वाटर यूज कर रहे हैं ओशन से, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, क्योंकि इसको हमें पहले डीसैलिनेट करना पड़ता है. हाइड्रोजन बनाने के लिए फ्रेश वाटर चाहिए होता है, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रोलाइसिस हम कर पाए. जितने भी लोग हैं यहाँ पे स्पेशली साइंस फील्ड से उन्हें याद होगा, बट हमने स्कूल में भी 10 से पहले इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस पढ़ा है. तो कंट्रीज स्पेशली लो इनकम कंट्रीज जहाँ पे ओशन ओशन शोर है, ठीक है, सीज है, उन्हें लॉट ऑफ सनलाइट भी मिल रहा है, उन्हें आइडियल बोला जाता था ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए, और अजीम किया जाता था कि इनकी इकोनॉमी को भी काफी मदद मिलेगी. अब देखिए व्हाइट हाइड्रोजन की अगर बात करें तो एक्सट्रैक्शन अभी स्टिल बहुत इन्फेंट स्टेज पे है, ठीक है, लेकिन इट अपीयर्स कि कॉस्ट तो बहुत ही कम रहने वाला है ग्रीन हाइड्रोजन से. जहां पे आपको समुद्र के किनारे पहले प्लांट सेटअप करना है, उसके बाद पानी को डीसैलिनेट करना है, राइट, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, विच इज वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस अभी भी, एंड it will also use less energy intensive to produce and certainly require less water. तो यहाँ पे आप देखिए एक स्टडी कंडक्ट की गई यूरोप में, तो फ्रांस की जो सब्सटेंशियल व्हाइट हाइड्रोजन डिस्कवरी है could mean extracting the gas from mines would cost 1/10 of current expense of green hydrogen. तो अभी theoretical estimates के हिसाब से अगर आप एक्सट्रैक्ट कर लें जो माइन में हाइड्रोजन है, ठीक है, व्हाइट हाइड्रोजन, तो 10 गुना ज्यादा सस्ता है. सो सी थिंग्स आर चेंजिंग सो फास्ट. अगर आप एक बिजनेसमैन है और आगे 10 साल आप ग्रीन हाइड्रोजन पे बेट करने के लिए बैठे थे, अब एक नई डिस्कवरी आ गई है, व्हाट शुड यू डू नाउ? सो इस तरीके के डिसीजंस, राइट, इस तरीके बिजनेस करना इज नॉट वेरी इजी राइट नाउ इन दिस डेकेड बिकॉज ऑफ कंपैरेटिवनेस एंड इनोवेशंस. इतनी जल्दी डिस्कवरीज और इनोवेशन हो रहे हैं दैट यू आर वर्किंग ऑन टेक्नोलॉजी कि आप ये लोगों को लेके जाएंगे इसके पास और उससे 10 गुना सस्ती चीज कल इन्वेंट हो जा रही है, राइट. सो व्हाटएवर आपने इन्वेस्टमेंट्स किए, now they are zero. So it's not very easy. And for instance, green hydrogen cost करता है 5 euros per kilo. White hydrogen cost करेगा 0.5 euros per kilo. And it wouldn't be presumptuous to assume the ratio of white to green hydrogen production in the rest of the world might be similar. So what would that mean for green hydrogen investments? अब ज्यादा चीजें डिपेंड करती है कि कितनी जल्दी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कॉस्ट कम होते हैं, डिक्लाइन होते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से और दूसरे फैक्टर्स की वजह से. इवन देन इट इज लाइकली कि व्हाइट हाइड्रोजन हमेशा सस्ता रहेगा ग्रीन हाइड्रोजन से अगले कुछ दशकों तक, ठीक है, स्पेशली अगर हमें और डिपॉजिट्स मिल गए एक्सप्लॉइटेबल एरियाज में. एंड ये एक चिंता का विषय है जिन्होंने अर्ली बेट्स प्लेस कर दिए हैं ग्रीन हाइड्रोजन पे. सो वी हैव टू सी एंड वी हैव टू लुक आउट कि क्या यहाँ पे होता है. आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें. धन्यवाद.